जापान कितना खूबसूरत देश है ना, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और पुरानी परंपराओं से भरा हुआ। लेकिन इस शंट साता के नीचे एक छुपा हुआ संसर पल रहा था। यह एस्पियोनेज का संसर था, जहां जंकरी ही पावर थी। सामंतवादी जापान में नॉलेज से क्लैंस और एम्पायर्स की किस्मत का फैसला हो सकता था। फ्यूडल जापान में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पावरफुल वॉर लॉर्ड्स, जिन्हें देम्यो कहा जाता था, कंट्रोल के लिए लटे रहते थे। इंफॉर्मेशन एक वेपन बन गया था, किसी तलवार की तरह इंपॉर्टेंट। अपने आप को बचाने के लिए देम्यो को स्पीच की जरूरत थी। उन्हें अपने दुश्मन के प्लान्स के बारे में जाना था। उन्हें अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना था। एस्पियोनाज सिर्फ वॉरफेयर के बारे में नहीं था, यह पॉलिटिक्स और पावर के बारे में भी था। दरबारी एम्परर के काम में सीक्रेट्स कहते थे। मर्चेंट्स अपने सामान के साथ साथ इंफॉर्मेशन का भी व्यापार करते थे। इस खतरनाक गेम में नॉलेज हाई सबसे बड़ा इनाम था। द टोकुगावा शोगुनाते एक ऐसा टाइम जब काफी हद तक शांति थी। 1603 में शुरू हुआ, लेकिन यह शांति एस्पियोनेज की नींव पर टिकी हुई थी। टोकुगावा शोगुन्स, जो जापान के मिलिट्री रूलर्स थे, इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने स्पीच का एक बड़ा नेटवर्क बनाया। यह स्पीच देम्यो पर नजर रखते थे और उनकी लॉयल्टी इंश्योर करते थे। शोगुनेट की स्पीच हर जगह थे। वो मर्चेंट्स, मंक्स, यहां तक कि एंटरटेनर्स के डिस्गाइज में भी रहते थे। वो ट्रूप मूवमेंट से लेकर कोर्ट गॉसिप तक हर चीज की जानकारी इकट्ठा करते थे। ये इंफॉर्मेशन शोगुनेट को कंट्रोल मेंटेन करने और अपराइजिंग्स को रोकने में मदद करती थी। देम्यो, हालांकि उनकी पुरानी पावर छीन ली गई थी, उन्होंने भी अपने स्पाई नेटवर्क्स को मेंटेन किया। वो भी शोगुनाते पर उतनी ही बारीकी से नजर रखते थे। देम्यो इन्फ्लुएंस के लिए संघर्ष में कोई भी एडवांटेज ढूंढते रहते थे। एस्पियोनाज का खेल शांति के टाइम में भी चलता रहा। कोई भी फिगर निंजा से ज्यादा मिस्ट्री और कहानियों में नहीं लिपिट है। ये शैडो वॉरियर्स स्टेल्थ और डिसेप्शन के मास्टर थे। उनकी डेडली स्किल्स के लिए लोग उनसे डरते थे और उनका सम्मान करते थे। लेकिन निंजा के बारे में सच चाहे अक्सर मिथ्स से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। निंजा समुराई नहीं थे, वो अलग सोशल क्लास से आते थे। ज्यादातर पीजेंट्स या मर्सनरीज थे, जिन्हें उनकी यूनिक स्किल्स के लिए हायर किया जाता था। निंजा ट्रेनिंग बहुत कठिन और डिमांडिंग होती थी। इसमें स्टेल्थ, डिस्गाइज और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर पर फोकस किया जाता था। निंजा को रिसोर्सफुल और एडेप्टेबल होना पड़ता था। वो अपने मिशंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी टूल, किसी भी एडवांटेज का यूज करना सीखते थे। निंजा डिस्गाइज के ही मास्टर होते थे। वो किसी भी क्राउड में घुल मिल सकते थे, हार्मलेस ट्रैवलर्स या सिंपल पीजेंट्स की तरह दिखाई देते थे। लेकिन अपने डिस्गाइजेस के नीचे वो डेडली वेपन्स रखते थे। उनके वेपन्स स्टेल्थ और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किए जाते थे। कताना, जो कि समुराई की फेमस तलवार है, निंजा के लिए बहुत लॉन्ग और हैवी होती थी। वो स्मॉल, सीधी तलवारें प्रेफर करते थे, जिन्हें निंटो कहा जाता था। ये तलवारें क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के लिए परफेक्ट थी और इन्हें स्टैबिंग और स्लैशिंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता था। निंजा अलग अलग तरह के थ्रोविंग वेपन्स का भी यूज करते थे, जैसे कि शुरिकेन या थ्रोविंग स्टार्स और कुनाई, मल्टीपर्पज डैगर्स। लेकिन निंजा सिर्फ वेपन्स पर डिपेंड नहीं करते थे। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए पॉइजन्स, एक्सप्लोसिव्स और यहां तक कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी यूज करते थे। एनाटॉमी और प्रेशर पॉइंट्स का नॉलेज होने की वजह से वो डेडली प्रिसीजन के साथ डिसेबल या किल कर सकते थे। निंजा डिसेप्शन के मास्टर थे और अपने एडवांटेज के लिए डिस्ट्रैक्शंस और मिसडायरेक्शन का यूज करते थे। सैमुराई, जापान के वॉरियर एरिस्टोक्रेसी को अक्सर नोबल स्वॉर्ड्समैन के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जो एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑनर से बाउंड होते हैं। यहां तक कि यह इमेज सच है, लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सामुराई स्किल्ड स्ट्रेटेजिस्ट्स भी थे और जब जरूरत होती थी तो कनिंग स्पाइज भी। एस्पियोनाज को समुराई के लिए डिसऑनरेबल नहीं माना जाता था। असल में यह वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। एक स्किल्ड समुराई से कॉम्बैट और इंटेलिजेंस गैदरिंग दोनों में प्रोफिशिएंट होने की एक्सपेक्टेशन होती थी। वो इंफॉर्मेशन गैदर करने और अपने एनिमीज को मैनिपुलेट करने के लिए थे पोजीशन और इन्फ्लुएंस का यूज करते थे। समुराई स्पाइज अक्सर अंडरकवर काम करते थे, एनिमी रैंक्स में इन्फिल्ट्रेट करते थे या मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स बनकर जाते थे। वो ब्लेंड करने के लिए और अपने टारगेट्स का ट्रस्ट जीतने के लिए एटिकेट और सोशल कस्टम्स का यूज करते थे।
उनकी इंफॉर्मेशन से बैटल स्वय हो सकती थी और प्यूरे क्लैंस की किस्मत का फैसला हो सकता था। सामंतवादी जापान में एस्पियोनाज एक सब्टल और खतरनाक गेम था। ये इन्फॉर्मेंट्स के नेटवर्क रात में की गाई विस्पर्स और कोडेड मैसेजेस पर डिपेंड करता था। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट और ट्रांसमिट करने के लिए एसपीज अलग अलग मेथड्स का यूज करते थे। एक कॉमन मेथड द कोडेड मैसेजेस का यूज। ये मैसेजेस अक्सर प्लेन साइट में हाइड होते थे, पोएम्स, सॉन्ग्स या फैंस के रूप में डिस्गाइज किए जाते थे। सिर्फ वही लोग जिनके पास सही ट्रेनिंग थी वो उनके ट्रू मीनिंग को डिसिफर कर सकते थे। कैरियर्स, जो अक्सर मंक्स या पिलग्रिम्स के रूप में डिस्गाइज होते थे, मैसेजेस को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाते थे। एस्पियोनाज का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इंटेरोगेशन। कैप्चर्ड स्पाइस को टॉर्चर किया जाता था ताकि उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। जिन लोगों ने रेजिस्ट किया उन्हें एक ग्रूसम फेट का सामना करना पड़ा। हालांकि जो इंफॉर्मेशन वो कड़ी करते थे वो इनवैल्यूएबल हो सकती थी। सेक्शन 7 लेजेंड्स एंड टेल्स फेमस मिशंस ऑफ एस्पियोनाज। सामंतवादी जापान का इतिहास डेयरिंग एस्पियोनाज मिशंस की कहानियों से भरा हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है हटोरी हंजो की, जो एक निंजा मास्टर था और तोकुगावा इयासु की सेवा करता था। कहा जाता है कि हंजो ने एस्पियोनाज और वॉरफेयर में थे स्किल्स का यूज करके इयासु की जान कई बार बचाई थी। एक और फेमस कहानी है मोचिजुकी चियोमे की, जो एक फीमेल निंजा थी और दूसरी औरतों को एस्पियोनाज की आर्ट में ट्रेन करती थी। चियोमे की एजेंट्स बहुत स्किल्ड थे और उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बैटल्स में क्रूशियल रोल निभाया। उनके एक्सप्लॉइट्स ने जापानीज इतिहास में उनकी जगह को पक्का कर दिया। ये कहानियां हालांकि अक्सर एम्बेलिश्ड हैं, सामंतवादी जापान में एस्पियोनाज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे स्पीज, मेल और फीमेल दोनों, इतिहास के कोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। सेक्शन 8 The End of an Era, The Decline of Traditional Espionage। 1868 में मेiji रेस्टोरेशन के साथ जापान ने तेजी से मॉडर्नाइजेशन का दौर देखा। समुराई क्लास को अबॉलिश कर दिया गया और वॉरफेयर के ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑब्सोलीट हो गए। निंजा और समुराई स्पाई का एरा खत्म हो गया। हालांकि एस्पियोनेज के प्रिंसिपल्स खत्म नहीं हुए। न्यूली फॉर्म्ड जापानीज गवर्नमेंट ने मॉडर्न वर्ल्ड में इंटेलिजेंस गैदरिंग की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने वेस्टर्न पावर्स के मॉडल पर नई इंटेलिजेंस एजेंसीज एस्टैब्लिश की, जहां एस्पियोनाज के टूल्स और टेक्निक्स इवॉल्व हुए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही रहे। इंफॉर्मेशन अभी भी पावर थी और जो लोग इसे कंट्रोल कर सकते वे उनके पास एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज था। सेक्शन 9 फ्रॉम एंशिएंट शैडोज टू मॉडर्न इंटेलिजेंस, द लेगेसी ऑफ जापानीज एस्पियोनाज। जापानीज एस्पियोनाज की लेगेसी सामंतवादी एरा से कहीं आगे तक फैली हुई है। स्टेल्थ, डिसेप्शन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रिंसिपल्स आज भी मॉडर्न इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमेंट पर जापानीज एम्फेसिस खासकर नोटवर्दी है। ह्यूमन इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए टेक्नोलॉजी के बजाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और इन्फिल्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये अप्रोच, जो निंजा और समुराई स्पीस की मेथड्स की याद दिलाता है, आज की दुनिया में भी बहुत इफेक्टिव है। सामंतवादी जापान के शैडो वॉर से जो लेसन सीखे गए हैं वो आज भी एस्पियोनेज की दुनिया को शेप देते हैं। निंजा और समुराई की स्किल्स और टैक्टिक्स हालांकि मॉडर्न एज के लिए अडेप्ट की गई हैं, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस के लिए चल रहे स्ट्रगल में रेलेवेंट हैं। सेक्शन 10 निंजा एंड समुराई इन पॉपुलर कल्चर एन एंड्यूरिंग फैसिनेशन। निंजा की इमेज ब्लैक क्लोथ्स में दीवारों पर चढ़ते हुए और रात में गायब होते हुए ने पूरी दुनिया में लोगों की कल्पनाओं को फिर गिरफ्त में ले लिया है। सैमुराई अपने कोड ऑफ ऑनर और मार्शल प्रावेस के साथ पॉपुलर कल्चर में इक्वली आइकॉनिक फिगर्स हैं। मूवीज और टेलीविजन शोज से लेकर वीडियो गेम्स और एनिमे तक निंजा और समुराई स्टेल्थ, स्किल और मिस्ट्री के सिंबल्स बन गए हैं। उनकी कहानियां, जो अक्सर रोमांटिसाइज्ड और एग्जैजरेटेड होती हैं, आज भी हर एज के ऑडियंसेस को एंटरटेन और फैसिनेट करती हैं। जहां इन डिपिक्शंस की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी अक्सर डिबेटेबल होती है, वो एस्पियोनेज की दुनिया और सामंतवादी जापान के वॉरियर कल्चर्स के साथ एक डीप सीटेड फैसिनेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। निंजा और समुराई की लेगेसी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के हार्ट्स और माइंड्स में जिंदा है।